फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का ये साइंस का आप लोग का ध्वनि चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहले के जो चैप्टर हो चुके हैं उनको चैप्टर को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी के ये आप लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं किए हैं तो ये आप लोग की बहुत बड़ी गलती है। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग को कई बार सॉल्व करना है, खुद से लगाना है, खुद से उसको देखना है कि कहाँ पे हमें मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पूछा गया है कि स्वर एक ऐसी ध्वनियाँ है जिसमें कई आवृत्तियाँ होती हैं। तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में जितना बार कंपन हो जाए, यानी एक सेकेंड में जितना बार कंपन हो जाता है उसे हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं। तो ये कहा गया कि जिसमें केवल 2 आवृत्तियाँ हैं, जिसमें केवल 1 आवृत्तियाँ हैं और जिसको सुनने में सदैव दुखद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें केवल 1 फ्रीक्वेंसी हो यानी आवृत्ति, अगर कई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो सही आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यांत्रिक पियानो को किसी कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया, ये दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि कैसी होगी। जैसे कि कोई पियानो है, बजाने वाला है, एक बार आपने उसको बहुत धीरे से दबाया और एक बार बहुत तेज से दबाया, तो क्या होगा। पहली ध्वनि में प्रबल होगा परंतु इसका तारतम्य भिन्न नहीं होगा। पहली ध्वनि में प्रबल होगी और इसका तारतम्य भी अपेक्षाकृत उच्च होगा। देखिए यहाँ पे पिच नहीं बदलता है, जो आप लोग का पिच होता है, पिच ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे निर्भर करता है, और जो आप लोग का प्रबल यानी प्रबल होता है ये आयाम के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यानी आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ेगी, पिच बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। महिलाओं का फ्रीक्वेंसी तेज होता है यानी पिच ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होता है, जिससे कि उनकी ध्वनि पतली होती है। मेल में फ्रीक्वेंसी कम होता है यानी पिच कम होता है तो आवाज़ मोटा होता है। तो यहाँ पे पूछा तो पिच में तो कोई चेंज नहीं, आप या तो तेज दबाइए या धीमा दबाइए, फिर जो पिच नहीं बदलने वाला है यानी वहाँ पे तारतम्य नहीं बदलने वाला है। पहली ध्वनि में प्रबल होगी परंतु इसका तारतम्य अपेक्षाकृत निम्न होगा। प्रबलता और तारतम्य दोनों ही प्रभावित नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। पहली ध्वनि प्रबल यानी बहुत मजबूत होगी यानी तेज सुनाई देगी, लेकिन उसका जो पिच होता है पिच नहीं बदलेगा। पिच यहाँ पे आप लोग के किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, यानी आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो एक ध्वनि होती है, आप लोग को पता होगा कि ध्वनि 3 प्रकार की होती है, एक होता है श्रव्य और एक होता है अश्रव्य और एक होता है पराश्रव्य। तो अश्रव्य हम लोग नहीं सुन सकते हैं, हम लोग केवल श्रव्य सुनते हैं, पराश्रव्य भी नहीं सुन सकते। तो श्रव्य आप लोग का 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक यानी 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अश्रव्य 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है और ये पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, श्रव्य तरंगे। तो सही ऑप्शन आप लोग का हो जाता है पराश्रव्य तरंगे सोनार में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि माध्यम में कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हो, वायुमंडल में आर्द्रता न हो, विक्षोभ गमन करे, कण एवं विक्षोभ दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करें। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है विक्षोभ गमन करे। जैसे कि आप पानी है, ये तालाब है, तालाब में कुछ भी फिर के एक पत्थर फेंके तो पानी इस तरह से विक्षोभ बनाने लगता है। तो ये कण ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे कि ये कई सारे कण हैं, कुछ कण पास में है तो ये कण अपने जगह से नहीं बदलता है। जैसे कि ये है, ये कोई चीज़ है, यहाँ का कण इससे टकराया, ऐसे टकरा के आवाज़ निकलती है, ना कि कणों का ट्रांसफर होता है, यानी कणों का स्थानांतरण नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही हो जाएगा, तो विक्षोभ गमन करे। अगला क्वेश्चन है किसी क्षण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी चाहिए। तो प्रबलता किस पे निर्भर करता है, एक देखिए प्रबल, ये हमेशा निर्भर करेगा आप लोग का आयाम पर, आयाम के स्क्वायर पर, यानी प्रबलता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा, आयाम घटेगा तो प्रबलता घटेगी। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि आपका तारतम्य जो पिच होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये आवृत्ति पे करता है,
यानी ये फ्रीक्वेंसी पे करता है। आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ी तो तारत्व बढ़ेगा, तारत्व बढ़ा तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो यही पूछा गया है कि ये बताइए जो आप लोग का ये प्रबल ध्वनि परिवर्तन करने के किसमें वृद्धि करेंगे, तो आवृत्ति में, कोई तरंग दैर्घ्य में, वेग में या आयाम में। तो सही आंसर हो जाएगा आयाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए दर्शाए गए वक्र में आधी तरंग दैर्घ्य है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत डिप्थ में ये जाके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए जब इसको कई बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसान रहेगा इसको समझने में। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें बताइए कि आधी तरंग दैर्घ्य कौन है। तो आधी तरंग दैर्घ्य आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहले एक तरंग यानी यहाँ से एक श्रृंग, जैसे कि इसको हम मान लेते हैं श्रृंग, और इसको भी यहाँ पे जैसे कि ऐसे गया फिर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे भी एक श्रृंग हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच को हम आवृत्ति मानेंगे यानी तरंग दैर्घ्य मानेंगे। अब इसके बीच में आपको आना है, तो ये इसका बीच हो गया ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा दिया है, डी और बी, यानी डी और बी का आधा तरंग होता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हमने इसको बढ़ा दिया, अब यहाँ पे एक श्रृंग है, यहाँ पे एक श्रृंग है, तो दो श्रृंगों के बीच या दो गर्तों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पे आधा हम इसमें का लिए और आधा यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, आधा तरंग दैर्घ्य हुआ। और फिर इसको ले लेते और इसको ले लेते तो पूरा हो जाता। तो यानी बी और डी क्या है, आधा तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो प्रघाती तरंगों से पहले जो होता है ये ध्वनि कैसा उत्पन्न करती है, अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जैसे गेंडा हो गया, गेंडा इस ध्वनि को सुन लेता है। निम्नलिखित में से कौन अश्रव्य ध्वनि सुन सकता है, यानी अश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। तो यहाँ पे कुत्ता, चमगादड़ यानी यहाँ पे राइनोसेरस, गेंडा, मनुष्य। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गेंडा यानी राइनोसेरस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि किसी संगीत समारोह में वृद्ध बांध बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है, तो केवल ध्वनि की तीव्रता, केवल ध्वनि का आयाम, सितारे की डोरी की आवृत्ति या अन्य बाध्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ और ध्वनि की प्रबलता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सितार के डोरी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच यानी तारत्व बढ़ेगा, और तारत्व बढ़ेगा तो उसमें से जो ध्वनि निकलेगी बहुत मधुर निकलेगी। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे पॉइंट आपको समझ